चढ़ते पारे ने गर्मी की सभी हदें पार कर दी हैं। दक्षिण भारत में तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और पूर्वी भारत में इस बार अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड गर्मी दर्ज की गई है और ये पिछले 51 साल का सबसे गर्म महीना साबित हुआ है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किन राज्यों में पारा 47 के पार जा चुका है और साथ ही आने वाले दिनों में गर्मी के हालात कैसे रहेंगे। यही नहीं, एक ताज़ा रिपोर्ट ये बताती है कि इंडियन ओशन का जो पूरा कोस्टल रीजन है भारत के बाहर भी, वो पूरा इलाका दरअसल आने वाले कुछ सालों तक लू के थपेड़ों को महसूस करता रहेगा। गर्मी समझ से परे की बात होती चली जा रही है, लेकिन क्या हम पर्यावरण से जुड़े हुए मसलों को तवज्जो दे पा रहे हैं आम विमर्श में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ हम जाएंगे मेहमानों के बीच, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम है दीपक डोभाल। चढ़ता पारा, हीट वेव का कहर और भीषण गर्मी से बेहाल लोग। इस बार गर्मी मानो आग उगल रही है। गर्मी के लिहाज से आने वाले कुछ दिन लोगों पर भारी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो बीते अप्रैल के महीने में गर्मी ने 51 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 1973 के बाद अप्रैल का औसत तापमान सबसे अधिक पाया गया। जिन राज्यों में पारे का सबसे अधिक कहर है, उसमें पश्चिम बंगाल का कलाईकुंडा अहम है, जहां पारा 47 डिग्री को पार कर चुका है। झारखंड के बहरागोड़ा में भी पारा 47 पार है, जबकि ओडिशा के बारीपदा इलाके में पारा 46.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो प्रचंड गर्मी के हालात 4-5 मई तक बने रह सकते हैं। खासकर बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में गर्म हवाओं के चलने के आसार हैं। वहीं इस दौरान कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भीषण गर्मी के साथ हीट वेव की आशंका है। इन इलाकों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं हीट वेव इंडेक्स के 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान जताया गया है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, रायलसीमा के इलाकों में हीट स्ट्रोक के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तटीय इलाकों में, खासकर केरल में भी अधिकतम पारा 38 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। मौसम विभाग की माने तो अल नीनो प्रशांत क्षेत्र में लगातार बना हुआ है और ऐसी स्थिति में दक्षिण भारत और इसके आसपास के इलाकों में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है। अब प्रचंड गर्मी और लू से बचने के उपायों पर बात करते हैं। एक तो बगैर काम के घर से बाहर ना निकलें। अगर निकले भी तो पानी पीकर निकलें। गर्मी में बॉडी को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। वहीं एसी से निकलकर सीधे धूप में ना जाएं। धूप से आकर कभी भी तुरंत ठंडा पानी पीने की गलती ना करें। वहीं गर्मी में धूप से निकलते हैं तो सिर और चेहरे को ढक कर रखें। फुल आस्तीन के ढीले ढाले कपड़े पहनें और शरीर के खुले हिस्सों पर सनस्क्रीन का उपयोग करें। इससे स्किन सुरक्षित रहेगी। वहीं लू से आंखों को बचाने के लिए सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। ये कुछ सामान्य उपाय हैं जो हीट वेव से आपको बचाएंगे। इतना ही नहीं, गर्मी में खान पान को लेकर हाइजीन का ध्यान रखें। खासकर तला भुना, मसालेदार और बासी खाना खाने से बचें। ओवर ईटिंग तो कतई ना करें, इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा नहीं रहेगा। लिक्विड डाइट जितना लेंगे उतना बेहतर रहेगा। नींबू पानी, जलजीरा, शिकंजी के अलावा खरबूज, तरबूज, संतरा, ककड़ी का खूब सेवन करें। इससे बॉडी हाइड्रेट रहती है। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो भीषण गर्मी से बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर जेके रमेश जी का, जो कि पूर्व डीजी हैं आईएमडी के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रमेश आपका शो पर। हमारे साथ हैं अविकल सोमवंशी, हेड हैं अर्बन लैब सीएससी के। अविकल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, देश की जानी मानी फिजिशियन है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर माहेश्वरी आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर रमेश, थोड़ा सा मिजाज मैं समझना चाहूँगा इस वक्त कैसा है। और मैं पढ़ रहा था कुछ रिपोर्ट्स, कुछ इलाकों में, खासतौर से उत्तर पूर्वी भारत में तो औसत तापमान 123 वर्षों में इस महीने सबसे ज़्यादा रहा, लेकिन कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा दिख रहा है,
कुछ बड़े शहरों में बताया जा रहा है कि बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई में उतना ज़्यादा नहीं रहा। तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी असमानता है, एक तरफ एक्सट्रीम्स हैं और दूसरी तरफ कुछ चौंकाने वाले मौसम भी। ये सामान्य बात है सर, या कुछ अनयूजुअल आप देख पा रहे हैं इस बार? नहीं, अनयूजुअल नहीं है। इसलिए कि हर बार अप्रैल में और मिडिल ऑफ जून तक, जब तक मानसून नहीं पहुंचता है, तब तक तो भीषण गर्मी का सीजन रहता ही है। इस बार जो साल भर साल जो इसको मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ने का प्रक्रिया हम जो देख रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। दैट इज वन फैक्टर। Okay. सो सेकंड फैक्टर जो है हमारा लैंड यूज एक्टिविटी सिटीज में इन जनरल डेवलपमेंट में क्या है, वी आर रिड्यूसिंग द ग्रीन कवर। सो उसकी अल्टरनेट ग्रीन कवर वी आर नॉट प्लांटिंग। सो उसका जो वृक्षारोपण होना है उसका नहीं हो रहा है। और दूसरा जो है, हम जो तालाब है, लोकल टैंक्स है, उसकी जो संरक्षण है उसका ठीक तरह से नहीं कर पा रहे। जो बारिश में पानी आता है उसको पकड़ने का, रोकने का रखना चाहिए। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर। ट्रेडिशनली हम जो कर रहे थे उसकी वजह से हम उसकी ज्यादा प्रकोप हम देखने को मिल रहा है। और एक बात है, जैसा हीट वेव 4-5 दिन होता है, उसको खत्म करने के लिए थंडरस्टॉर्म या आंधी आ जाती है। सो जहां पर आंधी आ चुका है वहां टेम्परेचर थंडरस्टॉर्म हो चुका है और लाइटनिंग उसके साथ होता है आज की डेट में। उसकी वजह से हमें डिफरेंस दिखेगा टेम्परेचर में। सो जहां पर थंडरस्टॉर्म नहीं हुआ है वहां गर्मी ज्यादा दिखेगी, जहां थंडरस्टॉर्म हुआ है गर्मी कम दिखेगी। सो लाइक केरला, तमिलनाडु है, कुछ साउथ इंटीरियर कर्नाटका है, इंक्लूडिंग बेंगलुरु है, इंटरमिटेंटली थोड़ा थोड़ा थंडर शावर्स हो रहा है केरला में, तमिलनाडु में, इवन साउथ ऑफ बेंगलुरु, मैसूर तक। उसकी वजह से हमें ज्यादा गर्मी देखने को इधर नहीं मिल रहे। वेराज जो एंटी साइक्लोन की वजह से हर बार जो बे ऑफ बंगाल में एंटी साइक्लोन होने की वजह से वो मॉइस्चर चला जाता है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट। उसकी वजह से वहां पर गर्मी बढ़ती है। गर्मी बढ़ने के बाद अभी आज उड़ीसा में शुरू हो गया थंडरस्टॉर्म्स। सो वहां कम होना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर। सो बल्कि अभी जो देख रहे हैं ज्यादातर 40 अबव 40 डिग्रीज अप टू 47 डिग्रीज देख रहे हैं। जहां जहां भी कंट्री में देख रहे हैं ना, 5 के बाद सारा हीट वेव खत्म हो जाएगी। 5 से 10 तक बहुत ज्यादा एरियाज में थंडरस्टॉर्म होने को है। सो इट इज ओनली अप टू 4th और 5th, बट इट विल बी हायर एंड ईयर ऑन ईयर वो इसकी जो मात्रा बढ़ती रहेगी। सर संक्षेप में क्या क्योंकि अब जो हेडलाइंस बन रही हैं वो प्रचंड गर्मी नहीं बढ़ रही हैं, वो हेडलाइंस बन रही हैं गर्मी जो कि अपने पीक पर है 51 ईयर्स के, जो अपने पीक पर है 90 ईयर्स के, 123 ईयर्स के। ये क्या कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस बन रही हैं? अगर बन रही हैं तो क्यों बन रही हैं सर? ये जो है हर साल जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ते रहेंगे। अच्छा। हीट वेव का हो, एक्सट्रीम रेनफॉल का हो, कुछ भी हो, ये सब जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से सारे चीज इंटेंस हो जाएंगे। उसका प्रकोप जो है, इंटेंसिटी, तीव्रता बढ़ती रहेगी। जो सारे एक्सट्रीम इवेंट्स में, जो हीट वेव में भी बढ़ेगी, आने वाले दिनों में वर्षा में भी बढ़ेगी। और हिमाचल में जो हेवी रेन्स आते हैं, उत्तराखंड में हेवी रेन्स आता है, उसका भी जो रेन रेट बढ़ेगी। तो सब डायरेक्शन में, सब तरह का एक्सट्रीम्स में इंटेंसिटी बढ़ने का प्रक्रिया आप देखते रहेंगे साल भर साल। ऑल राइट, ओके। अविकल, आप लोगों की स्टडीज़ क्या कह रही हैं? क्योंकि मैं बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ और चिंताएं कम होने का नाम नहीं हो रही हैं। अभी एक रीसेंट आया कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में यहाँ पर एक परमानेंट फिनोमेना हो सकता है लू का और हीट वेव का। और ये कोई छोटा इलाका नहीं है, 40 देश इससे लग रहे हैं। दूसरी रिपोर्ट कहती है कि इसी तरह के हालात रहे तो भारत में जो खाद्य उत्पादन है उस पर एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है, क्योंकि जो किसानों की श्रम उत्पादकता है वो 70 से 73% घट जाएगी। लेकिन क्या वो हमारे ये चिंता, एक तो कितनी ये ग्राउंड पर कितनी रियलिटी है जिन चिंताओं का मैंने जिक्र किया, और दूसरा क्या हमारे विमर्श में, हमारे ध्यान में ये चिंताएं आ पा रही हैं या नहीं?
आपने जो चीजें दो दो चीजों के बारे में बात की है वो बहुत ही चिंताजनक है। हिंद महासागर में जो मरीन हीट वेव कहते हैं, जो काफी समय से चलने लगी है, और साइंटिस्ट का कहना है, हमने भी देखा है कि ये आने वाले सालों में और लंबी होगी, और इसके वजह से ना सिर्फ जो मरीन लाइफ है, जो आपका हिंद महासागर में मछलियां हैं वगैरह, उस पे असर पड़ेगा, जिससे फिशरी पे असर पड़ेगा। इससे आपका असर मॉनसून पर भी पड़ेगा। जो मॉनसून हमारा आता है, अगर हिंद महासागर ज्यादा गर्म रहेगा तो उसका पैटर्न हम पहले से देख रहे हैं, चेंज हो रहा है, वो और चेंज हो सकता है। और जैसा हमने दुबई में देखा ऐसी बारिश होना, जो हमारे मुंबई में कभी कभी होती है, ये हिंद महासागर की हीट वेव, मरीन हीट वेव की वजह से हो रही है, और आगे चल के ये और खतरनाक हो सकती है। दूसरी बात जो आपने की कि जो जितना हाई टेम्परेचर है, इसकी वजह से किसानों पे जो असर है, जो फसलों पे असर पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा पड़ेगा। इंसान, हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, जो हम शहर में रहते हैं, घर में रहते हैं, हम एडजस्ट कर सकते हैं, हम एसी चला सकते हैं, लेकिन जो बाहर की फसल है वो इसकी एडजस्ट नहीं कर पा रही है। तो फसलों का जलना, फसलों का जो तापमान चाहिए होता है, जो सॉइल में जो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, वो बदलती जा रही है। इसकी वजह से फसल का जो उत्पादन है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। और अफसोस की बात यह है कि इस पे उतनी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही, उस पर इतना ज्यादा काम नहीं हो रहा। हम भारत ने भी काफी सारे हीट वेव एक्शन प्लान बनाए हैं, हर शहर का एक्शन प्लान है, लेकिन वो इमरजेंसी एक्शन प्लान है कि अगर हीट वेव हो रही है तो इलेक्ट्रॉल अवेलेबल होना चाहिए, हॉस्पिटल में बिस्तर अवेलेबल होने चाहिए, इन केस किसी को हीट स्ट्रोक होता है तो उसका इलाज हो सके। लेकिन ये तो इमरजेंसी का रिस्पॉन्स है, इससे बचा कैसे जाए, और फ्यूचर में इन सब के खिलाफ हम रेजिलियंस कैसे बनाए, हम इसके साथ कैसे जी पाएंगे आगे जाके, इसके ऊपर काम बहुत कम हुआ है, और इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इनफैक्ट हमें ये भी ठीक से नहीं पता अभी कि किन किन चीजों पे इस तरह की हीट वेव का असर होगा। नदियों में पानी कम होगा तो उससे क्या असर होगा, हमारे जो हाइड्रो पावर डैम्स हैं उनकी वर्किंग पे असर होगा, फसलों पे असर होगा, हमारे यातायात पे असर होगा। अगर सड़कें बहुत गर्म होती हैं तो उस पे गाड़ियां चलने पे भी दिक्कत होती है, और बहुत सारी चीजें हैं, ये सब इंटरकनेक्टेड है। लेकिन ये कनेक्शंस जोड़ना अभी शुरू हुआ है, और स्पेशली भारत में ये उतने आगे तक नहीं गया है, हम इस पे और काम करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। देखिए, पहले तो जो सिचुएशन है उसको संज्ञान में लेना, उसको एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन गर्मियाँ आएंगी, और मई जून में तो साहब गर्मी होती ही है, उसके बाद गर्मी चली जाएगी, बारिश की फुहारें। लेकिन इसकी जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, क्या हम उसको उतना सीरियसली ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं? मुझे थोड़ा शक इसलिए होता है, मैं चाहूँगा कि मैं गलत हूँ। अगर आप एकदम सही बात कह रहे हैं। हाँ, क्लाइमेट चेंज को लेके काफी बात होती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की बात हम कार्बन न्यूट्रलिटी पे जाने पे रुक जाती है, या फॉसिल फ्यूल कोयले का इस्तेमाल ना करें, इन सब पे रुक जाती है। लेकिन मौसम पहले ही बदल चुका है और ये गर्म होता जाएगा, इस पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस गर्म होते हुए माहौल में हम कैसे जिएंगे और कैसे जीते रहेंगे, उसके ऊपर बहुत कम काम हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा ब्लैक होल, या बहुत ही बड़ा आपने बिल्कुल सही कहा कि गर्मी बढ़ रही है साहब तो क्या करेंगे, गर्मी बढ़ रही है साहब तो एसी ले आएंगे, गर्मी बढ़ेगी, लू बढ़ेगा तो ठीक है साहब, इलेक्ट्रॉल के पैकेट साहब हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन वो गर्मी क्यों बढ़ रही है, कहां से उसका स्रोत है, आगे जाकर वो क्या इंपैक्ट करेगी? इंसानों के लिए तो नीतियां हैं, लेकिन प्रकृति के लिए आपके पास कोई नीति है या नहीं है, इस पर बात करने वाला संभवतः कोई है नहीं, और यहां बड़ी मायूसी हाथ लगती है। बहरहाल, मैं वापस अब इंडिविजुअल एक स्तर पर आता हूं। डॉक्टर माहेश्वरी, बहुत सारे हमने इस बार देखे हैं कि गर्मियों में भी लोग ज़्यादा बीमार पड़े हैं। ऐसे संक्रमण जो गर्मियों में नहीं देखे जाते थे, अमूमन
बरसात के मौसम में जो आते थे, हम देख रहे हैं कि इस बार आए हैं और बड़े लंबे चल रहे हैं, लोगों की खांसी सर्दी ठीक ही नहीं हो रही है। ये कुछ अलग चीज़ है मैम, और गर्मी में एक आम इंसान के लिए क्या आप हिदायत देंगी? जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है और ये क्लाइमेट चेंज जो हम देख रहे हैं, तो जो कीटाणु हैं उनमें भी फेरबदल आ रहा है, उनमें भी हम म्यूटेशंस देखते हैं, उनमें भी हम तरह तरह के ऐसे कीटाणु देखते हैं जो पहले ज़्यादा नहीं होते थे और अचानक से हम देखते हैं कि वो ज़्यादा फैलना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक माइक्रो लेवल पे चेंजेस हैं जो कि आते हैं, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कई सारी बीमारियां अचानक से फैलने लगती हैं। लेकिन हमें इसकी तैयारी डेफिनेटली करने की ज़रूरत है, और हमें ये समझना है कि हम क्या एट इंडिविजुअल लेवल कर सकते हैं ताकि हम लोगों पर गर्मी का उतना दुष्प्रभाव नहीं पड़े, हमारे परिवार पर नहीं पड़े। तो हम डेफिनेटली देखिए, इस चीज़ को समझिए कि ज़्यादातर शरीर जो है वो इवेपोरेशन करके अपने को ठंडा रखने की कोशिश करता है, यानी सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होती है गर्मी में, और हमारे शरीर में लगभग 50 लाख जो है ग्रंथियां होती हैं ये पसीना बनाने वाली, और इसलिए एक व्यक्ति में लगभग 10 लीटर जो है पसीना दिन भर में बन सकता है। इसलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हाइड्रेशन ऐसे वक्त पर उसकी क्या अहमियत है, और साथ ही केवल पानी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी बहुत ज़्यादा पसीने के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और वो भी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि नमक है, चीनी है, इन सब चीज़ों को भी थोड़ा-थोड़ा ड्रिंक्स में मिलाना जो है इस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप केवल पानी की तरफ फोकस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करिए। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आती हैं, आप स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कि तरह-तरह के तरल पदार्थ इस वक्त मिलते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप कैन्ड वाले जो हैं या जिनमें कैफ़ीन होता है या ऐसी चीज़ें चाय है, गरम चीज़ें, इन चीज़ों की तरफ नहीं बल्कि ठंडी चीज़ों की तरफ और स्वाभाविक चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाएँ। जैसे नारियल पानी मिलेगा, सत्तू का पानी है, शिकंजी है, तरह-तरह के फ्रूट जूसेस हैं जो इस वक्त अवेलेबल होते हैं, आम का पन्ना है। ऐसी चीज़ों की तरफ अपना रुझान बढ़ाएँ क्योंकि ये सेहतमंद भी है और आपके हाइड्रेशन को ठीक रखेंगी। साथ ही कपड़े सही पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गर्मी में। ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोग नायलॉन के कपड़े या ऐसे कपड़े पहने होते हैं जिनसे पसीना ठीक से बाहर नहीं निकलता है। तो सूती कपड़े पहनना, अच्छे से हाथ-पैर को ढकना और सर को ढकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गर्मी में, क्योंकि उसकी वजह से ज़्यादातर लू लगती है। तो ये कोशिश करें कि कोई ठंडा कपड़ा गर्दन पे रख सकते हैं या अपने सर को ढक कर के हम चल सकते हैं। चुन्नी से, दुपट्टे से, रुमाल से, किसी भी चीज़ से लोग जो है अपने सर को ढक सकते हैं। तो ये प्रयास लगातार हमें करने की ज़रूरत है, और साथ ही खाना भी हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी या प्रोटीन फूड, हाई प्रोटीन फूड जो है गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे शरीर के अंदर जो पाचन शक्ति है, उससे जो ऊर्जा पैदा होती है वो ज़्यादा होने लगती है। तो ये भी कोशिश हम करें कि हम हल्की-फुल्की चीज़ें खाएँ। गर्मी के मौसम में खूब सारा फ्रूट्स, हमारी वेजिटेबल्स जो है उनका सेवन हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनसे हमें पानी भी स्वाभाविक तौर से मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलते हैं और वो हमारी पाचन शक्ति पे बहुत ज़ोर नहीं डालता है। तो ऐसी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन अगर हम करें, और साथ ही त्वचा को हमें सुरक्षित रखना है, तो सनस्क्रीन अच्छे से लगा करके निकलने की ज़रूरत है। और ये नहीं सोचे कि सुबह से सनस्क्रीन एक बार लगा लिया तो सारे दिन का काम हो गया। अगर आप दिन में बाहर ज़्यादा रहते हैं तो सनस्क्रीन आपको 1 घंटे 2 घंटे के बाद दोबारा लगाने की ज़रूरत है। ये ज़रूर याद रखें। ये एहतियात एक आम इंसानों के लिए मैम ने बहुत ही विस्तार से आपको बताया। डॉक्टर रमेश, जैसा आपने बताया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे कम होगा, लेकिन आप इस मामले में मौसम विभाग ने, आप लोगों ने बड़े अच्छे काम किए भी हैं, अच्छे फोकास देने में, इम्पॉर्टेंट फिगर्स देने में, लेकिन आपने भी इस्तेमाल किया बार बार क्लाइमेट चेंज शब्द का। क्या उससे जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज़, देखिए क्योंकि जैसे जैसे बरसात आती है, मैं स्वयं एक पहाड़ी इलाके से आता हूँ, मूल रूप से उत्तराखंड से, और हमें मालूम है कि वहाँ पर बरसात के वक्त लोग अपनी जान हथेली पर रख कर निकलते हैं। कब कहाँ बादल फट जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, वी नेवर नो। और हमारा पास कैसे कड़वे अनुभवों से गुजरा है। आई एम श्योर ये पूरा मध्य हिमालयी क्षेत्र इस बात को जानता है। लेकिन हम हिदायतों के और सलाह के और इन सब चीज़ों के बारे में हम कोई ठोस नीति देखते नहीं है सर। कुछ ऐसी चीज़ जो आप कहना चाहें, जो सॉल्यूशन के रूप में हो सर, जो आपका अपना अनुभव कहता हो कि जिस तरह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़े हैं, क्या करना चाहिए सर? एक्सट्रीम इवेंट्स से बचने का पहला रिक्वायरमेंट है गुड अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो अभी अर्ली वार्निंग सिस्टम रीजनेबली वेरी गुड इम्प्रूवमेंट हुआ है इन रिसेंट ईयर्स में। हर एक एक्सट्रीम इवेंट का अर्ली वार्निंग हो रहा है, बट उसका जो रेस्पॉन्स एक्शन होना चाहिए ग्राउंड पे टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट, वो साइक्लोन के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है।
साइक्लोन में जान माल का नुकसान ना हो, वो रिलोकेशन हो जाता है, लोगों का सेफ्टी प्रोसीजर, सेफ्टी कंसर्न एड्रेस होते हैं। सो साइक्लोन के लिए तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स सिस्टम्स बने हैं। सिमिलरली अदर एक्सट्रीम इवेंट्स के लिए वी शुड हैव effective response system, not only emergency time response system जैसा हमारा को पैनलिस्ट ने कहा है। सो लॉन्ग टर्म में रेजिलियंस बढ़ाना है। लाइक 37 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर जब भी होता है बाहर का, जो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है, हीट स्ट्रेस ग्रेजुअली। सो विथ एज एंड जो सीनियर सिटीजन है और बच्चे हैं 12 साल के नीचे वालों का, सो खासकर बहुत एक्सट्रीम केयर लेने का प्रैक्टिसेस हम सोसाइटी में लाना है। एक्सट्रीम केयर एंड लॉन्ग टर्म रेजिलियंस डेवलप करने के लिए आपने कहा। मैं फटाफट से अविकल के पास चलना चाहूंगा। अविकल, कुछ त्वरित समाधान जो हम देख नहीं पा रहे लेकिन संभव है, जिनसे कि बात बन जाए, कुछ सॉल्यूशंस निकले। काफी सारी चीजें की जा सकती हैं। हमें एक्चुअली हीट से बचाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है। जैसे हमारे शहरों में अगर आप देखें तो ग्रीन स्पेसेस कम होती चली जा रही हैं, हमारे लेक और तालाब वगैरह का कम हो रहे हैं, उनको रिवाइव करने की जरूरत है। क्योंकि ये जो ग्रीन स्पेसेस, जो पेड़ पौधे और जो हमारी वाटर बॉडीज होती थी, ये शहर के और आसपास के इलाके के तापमान को कम करने में बहुत ज्यादा काबिल है, कोई करती थी, और इनके गायब होने की वजह से ज्यादा असर हमें दिख रहा है। ये किया जा सकता है। और काफी सारी चीजें हम अपने कहते हैं लॉ में भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपका बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंच गया है, तो ये जो दोपहर का समय है, इस समय आप जो मजदूर बाहर काम करते हैं, उनको छुट्टी या आराम देने की जरूरत है। आप उनसे काम नहीं करवा सकते। हम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ही बात नहीं कर रहे, हम आपकी डिलीवरी लोग की बात कर रहे हैं, जो आपके डंसो, स्विगी, जोमेटो वाले लोग हैं, जो आपका अमेज़न की पार्सल ला रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन दिया आपने। मेरे पास वक्त की कमी है इसलिए मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी आपका और सजेशन भी है कि जो लोग कार्य क्षेत्र में हैं और जो डायरेक्ट हीट को महसूस करते हैं, उनके लिए आप कंपनसेशन मैकेनिज्म लेकर आइए ना, पर उस दिशा में शायद कोई पॉलिसी बने तो अच्छी बात बने। स्वाति मैम, कुछ आप सलाह देना चाहें? बिल्कुल, देखिए कि बहुत अच्छा वर्ग है जिसके बारे में बात करी है, और ज्यादातर हम देखें हीट स्ट्रोक या हीट सिंकपी जिसे हम बोलते हैं, वो इसी वर्ग में ज्यादा देखने को मिलती है। और उसके जो शुरुआती लक्षण है वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा सरदर्द होना, उल्टी की भावना आना या चक्कर जैसा महसूस होना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, ठंडी एकदम से शरीर पड़ जाना, कभी कभी हम दौरे देखना या बेहोशी देखना भी ऐसे में देखते हैं। तो जो रिस्पॉन्स सिस्टम इस वक्त होना चाहिए वो ये है कि ऐसे में व्यक्ति को तुरंत हमें छायादार जगह में बिठाना चाहिए, अच्छे से हवा करनी चाहिए, बर्फ हम कपड़ों में लपेट करके उसके चारों तरफ लगा सकते हैं। अगर व्यक्ति बेहोश नहीं है तो उसे ठंडे तरल पदार्थ उस वक्त पिलाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और थोड़ी देर बाद जब वो स्टेबलाइज हो जाए तो जरूर अस्पताल तक उस व्यक्ति को लेकर जानी चाहिए। तो ये चीजें जरूर करें, ये जरूरी है मैम। और मैम, अच्छा हुआ आपने ना इंडिविजुअल लेवल पे उसको समअप किया। देखिए, रिस्पॉन्स सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। अगर गर्मी या गर्मी के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, मैं 3 लेवल पे बात करूंगा, मैं पॉलिसी लेवल पे बात करूंगा, मैं सिस्टम लेवल पे बात करूंगा और मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करूंगा। रिस्पॉन्स सिस्टम सिर्फ इमरजेंसी का नहीं होना चाहिए, बल्कि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन वाला, जिसमें रेजिलियंस पैदा हो। इस तरह के हमें रिस्पॉन्स सिस्टम बनाने की आवश्यकता है, वरना चर्चाएं होंगी, हेडलाइंस बनेंगी और अगले दिन सब भूल जाएंगे। ऐसी स्थिति ना आए, हम अपनी प्रकृति को ज़्यादा सीरियसली लें, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर के जे रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अविकल सोमवंशी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, थैंक यू सो मच मैम वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।